friends, this is Suman Chandri and today we are going to discuss about our second unit of this our syllabus, which is genetics and evolution, and we start this with our chapter number 5, which is principles of inheritance and variations. So first and all we should know what is the meaning of genetics. कि genetics का मतलब क्या है. So genetics is the branch of biology that deals with the study of heredity and variations. यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं. जैसे कि हम जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है, लेकिन जो टर्म है जेनेटिक्स उसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है बैटिसन. जो टर्म दिया जिन्होंने उस साइंटिस्ट का नाम है बैटिसन. और हम बायोलॉजी की उस ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर हम हेरिडिटी और वेरिएशंस की बात करेंगे. हेरिडिटी का मतलब क्या है? ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. यानी जो मेंडल साहब थे उन्होंने बहुत पहले ये देखा कि हमारे जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, जो नेक्स्ट जनरेशंस होती हैं, उनमें पेरेंट्स के ही कैरेक्टर जाते हैं. वो कुछ कुछ अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्योंकि इस यूनिट को और इस चैप्टर को समझने के लिए हमने पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसका आना बहुत ज़रूरी है. किस तरह से टू सेल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट की फॉर्मेशन करती हैं और उसके अंदर हमारे 2 सेल के न्यूक्लियस होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं. तो हेरिडिटी हमारी वो एक प्रोसेस है जिसमें कि कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. कैसे? हम सब इस बात को कहते सुनते हैं कि मेरी शक्ल मेरी मम्मी से मिलती है या मेरी शक्ल मेरे पापा से मिलती है. तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है. तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. नेक्स्ट है वेरिएशंस. तो वेरिएशंस का मतलब विभिन्नताएं. अगर हम हिंदी में इस वर्ड का मतलब देखें तो वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नताएं, जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं. तो कहने का मतलब डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज. क्या कह रहे हैं? मतलब कहने का मतलब हम यहाँ 2 डिफरेंट स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं. बिकॉज एक ह्यूमन है, एक हॉर्स है, वी आर सेइंग दे बोथ आर डिसिमिलर विथ ईच अदर, दे आर नोन एज वेरिएशंस. नो, वेरिएशंस का मतलब होता है जब हम एक ही स्पीसीज के मेंबर्स की बात करते हैं जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होता है. क्योंकि जो स्पीसीज होती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है. जैसे अगर हम बात करें होमोसेपियंस की यानी ह्यूमन की, तो हमारे अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो है 46, 23 पेयर्स. तो हम एक चीज़ देखते हैं, देयर आर सो मेनी ह्यूमंस प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. कितने सारे ह्यूमंस हैं, बट किसी का भी चेहरा किसी से मिलता है? मतलब थोड़ा बहुत किसी से हमारे जो सिबलिंग्स हैं यानी हमारे जो भाई बहन हैं उनसे हमारा फेस थोड़ा बहुत मिलता है, बिकॉज वी आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स. तो हमारे अंदर उन्हीं के जीन्स आए हैं, तो हमारा थोड़ा बहुत चेहरा उनसे मिलता है, लेकिन बिल्कुल डिट्टो नहीं है. वी आर सेइंग वी आर सिमिलर टू द पेरेंट्स बट वी आर नॉट डिट्टो, बिकॉज दैट इज द रिजल्ट ऑफ वेरिएशंस. तो समझ में आया बच्चों? यानी वेरिएशंस हम काउंट करेंगे एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच. जैसे फॉर एग्जांपल स्किन कलर, सबका स्किन कलर अलग होता है. हेयर का टेक्सचर, हेयर का कलर्स, आपने देखा किसी के बाल बड़े ब्लैक हैं, बहुत सिल्की हैं, किसी के करली हैं. दीज आर द वेरिएंट कैरेक्टर्स. जैसे ये ईयर लोब है, ईयर लोब बहुत से लोगों का अटैच होता है, बहुत से लोगों का फ्री होता है, जैसे मेरा फ्री है. बहुत से लोगों का ये ऐसे चिपका हुआ होता है. इट इज़ ऑल्सो अ जेनेटिक कैरेक्टर. नेक्स्ट है, अब उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे. कहने का मतलब हम कह रहे हैं कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं. हम कह रहे हैं हेरिडिटी का मतलब है जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं उनका नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होना. ठीक है भाई, समझ ली बात को. हम कह रहे हैं वेरिएशंस की बात करें. वेरिएशन मतलब जो हम
एक स्पीसीज के मेंबर्स के बीच जो डिफरेंट कैरेक्टर्स देखते हैं हम उनकी बात करें, ठीक है भाई, लेकिन ये हो कैसे रहा है, ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। तो हमारे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, पापा जी ऑफ जेनेटिक्स हैं, यानी कि मेंडल साहब, उन्होंने बहुत पहले एक चीज़ देखी कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं इनके पीछे हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसा रीज़न है जो इनको लेकर आ रहा है। उस समय पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी जब तक, तो उन्होंने उनको फैक्टर नाम दिया, यानी जो जीन्स हैं उनको मेंडल सर ने फैक्टर्स का नाम दिया। यानी कि फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करके ले जा रहे हैं। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम जॉनसन, उन्होंने फैक्टर को जीन का नाम दिया। क्या नाम दिया? यानी कि जिसको मेंडल सर फैक्टर 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 कह रहे थे कि भाई देयर इज डेफिनेटली देयर इज समथिंग और सम फैक्टर्स आर देयर हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज नोन एज जीन इन 19th सेंचुरी बाय विलियम जॉनसन। साइंटिस्ट थे वो भी, एक बहुत अच्छे बहुत बड़े जेनेटिकल साइंटिस्ट हैं वो भी। अब जीन को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम टाइप से ड्रॉ किया है जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि जीन बेसिकली होते कहाँ हैं। तो ये एक सेल है, सिंपल सेल जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वी ऑल नो, और न्यूक्लियस वो जगह है जहाँ पर कि हमारा जेनेटिकल मटेरियल जिसको हम डीएनए या क्रोमोसोम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने डीएनए बनाया है और डीएनए एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसकी कोई शेप आपको यहाँ नहीं दिख रही है, बस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कॉइल्ड हुआ है और वो यहाँ पर है। और ये हमारा न्यूक्लियस है। आपने सबने ये बात पढ़ी होगी और पहले सुनी भी होगी, हमारी सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, बट क्रोमोसोम जो बेसिक हमारा एक मेन स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम्स आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इधर इट इज माइटोटिक सेल डिवीजन और मेयोसिस, डजंट मैटर, बट क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम ही दिखाई देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो डीएनए है वो इस स्ट्रक्चर में ही दिखाई देता है, ठीक। तो मेन यूनिट है क्रोमोसोम। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डीएनए बिकम कॉइल्ड, इस तरह से हमारा जो डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल जो सेल के अंदर ऐसे बिखरा पड़ा था, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इट बिकम लाइक दिस। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है और क्रोमोसोम के अंदर मैंने बनाया है डीएनए, ठीक। तो डीएनए का मतलब हमारा एक मेन यूनिट है ये जिसको हमने क्रोमोसोम कहा। क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर इस तरह से क्या है, डीएनए है, यानी हमारा क्रोमोसोम किससे मिलके बना है, डीएनए से मिलके बना है। जैसे मैंने ये ऊपर बनाया ऐसे नीचे भी है, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं आगे कुछ और समझाना चाहती हूँ। अब आगे हमारा जो डीएनए है उसको मैंने बाहर निकाल के इस तरह से आपको दिखा दिया, क्योंकि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे चल के, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने लगे तो हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है जीन और फैक्टर, हम उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम अपने जो जेनेटिकल मटेरियल है जिसको हम जेनेटिकल मटेरियल कहते हैं विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन द न्यूक्लियस, उसके बारे में बात करें कि भाई जीन होते क्या हैं, जो फैक्टर है वो होते क्या हैं। तो ये एक हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस, नॉर्मल कंडीशन में एज आई टोल्ड यू बिफोर सम टाइम हमारा डीएनए इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन वो इस तरह से हो जाता है, एक क्रोमोसोम हमको दिखाई देने लगते हैं क्योंकि सेल डिवीजन चल रहा है। इसके अंदर डीएनए इस तरह से, और डीएनए को मैंने यहाँ बनाया है। अब बात ये आती है कि हम जीन किसको कहते हैं।
देखिए यहाँ पर मैंने एक पोर्शन बनाया है और उसके आगे लिखा है फॉर्म अ प्रोटीन, यानी कि डीएनए का वो पोर्शन जो कि प्रोटीन बनाता है उसको हम जीन कहते हैं। क्या मतलब? द पोर्शन ऑफ डीएनए who are responsible for the formation of protein that is known as gene। क्लियर हुई इतनी बात? और बाकी का हिस्सा बचा उसका क्या? तो यानी कि रेस्ट ऑफ द पार्ट विच इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो उसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए हु आर नॉट फॉर्म प्रोटीन। समझ में आई बात बच्चों? कैसे? जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमेटिड के थ्रेड हैं। हमारा जो क्रोमोसोम है वो मिलके बना है बहुत सारे डीएनए सेगमेंट से। ठीक, अब डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करेगा, उसको हम जीन कह देंगे। और जिस हिस्से से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही है, प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, उसको हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? आगे हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है एलील। ये चारों के चारों एक साथ अटैच हैं, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन्स एंड एलील्स। समझ में आई बात? अब हमने इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज एलील। सो एलील बेसिकली क्या होते हैं? एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, या एक अलग तरीके का जो जीन है उसी की एक अलग फॉर्म, जिसको कि हम एलील कह रहे हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। कैसे? अभी यहाँ पर मैंने आपको एक क्रोमेटिड ये इस तरह से ले लिया डीएनए, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे 2 स्पॉट बनाए हैं। जीन जो होते हैं उनको समझने के लिए एक बात यहाँ पे देखिए कि जीन हमारे जो डीएनए होता है उसमें लगे कैसे होते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पर मैंने एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया, तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जो जीन होंगे वो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से होंगे। अगर मैं बात करूँ कि इसका ये पेयर होगा तो ये नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर एक बात समझ में आ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैंने बनाए हैं जीन। जीन इज व्हाट? जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, दूसरी भाषा में अगर हम जीन को समझाएं तो जीन क्या है? जीन एक एनवलप है। एनवलप क्या होता है? जिसके अंदर हम लेटर डालते हैं और उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं और वो अपनी जगह पहुंच जाता है, जहाँ भी उस पर एड्रेस लिखा है, जहाँ का भी। तो जीन इज जस्ट लाइक एनवलप, जिसके अंदर की कैरेक्टर्स हैं और वो वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन द जाइगोट इज फॉर्म, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, उसके अंदर एक मदर का न्यूक्लियस होता है और एक फादर का न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यानी कि जो जीन्स हैं वो होते हैं, और जीन्स एक एनवलप की तरह है जिसके अंदर कैरेक्टर है और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक बात अभी यहाँ क्या देख रहे हैं आप? मैंने 2 पेन लिए। मीन्स जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर। जीन्स कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा पेयर में मिलेंगे। कैसे? मैंने आपको बताया कि ये जीन्स है, ये जीन है, तो इसके सामने वाला जो होगा ये ही पेयर होगा। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो ये दोनों आपस में कंपैटिबल जीन नहीं है। जीन एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। अब भाई कैरेक्टर को लेके भी बात कर लेते हैं। सपोज करो हम यहाँ हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी, कैपिटल टी। यहाँ पर मैंने दोनों कैपिटल टी बनाए हैं। कहने का मतलब दोनों ही डोमिनेंट हैं। अभी डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर इनके बारे में भी बताऊंगी, थोड़ा सा पहले यहाँ समझ लें। अगला मैंने बनाया, सपोज करो मैंने यहाँ पे
स्किन का कलर बनाया, तो कलर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई और कैरेक्टर लिया, हेयर्स के कलर के बारे में लिया, तो मैंने उसको इस तरह से, यानी कि सामने आमने, इस तरह से नहीं। और जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे। अगली बात मैं कह रही थी एलील्स क्या होते हैं, तो एलील्स यही होते हैं, देखो यहाँ पे, यानी कि सपोज करो मैंने हाइट का जीन लिया है यहाँ पे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये एक तरीके का जीन है, इस तरीके का ये जीन है, इनको क्या कह देंगे हम, एलील बोल देंगे। ये इस तरह से भी हो सकते थे, यानी दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी भी हो सकते थे। तो कहने का मतलब कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दे आर द एलील्स। यहाँ पर हम सपोज करो सी प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमने बात कर दी टी के साथ साथ, सपोज करो हमने यहाँ पे बात कर दी सीड के कलर की, विच इज पर्पल एंड ग्रीन। तो यहाँ पर हमने पर्पल और कैपिटल पी स्मॉल पी बना दिए। यहाँ पर अगर हमने बात कर दी राउंड और रिंकल की, तो यहाँ पर हमने कैपिटल डब्ल्यू बना दिया, यहाँ स्मॉल डब्ल्यू बना दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जीन यानी कितने कैरेक्टर की बात हुई है, 3 कैरेक्टर की बात हुई, 1 2 3, लेकिन इनके एलील्स कितने हैं, एलील्स हैं 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि alternative form of genes are known as alleles. They may be present in both conditions, heterozygous और homozygous। अभी वो भी बात करेंगे homozygous heterozygous, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या हुआ, जैसे सामने ये बड़ा टी और एक स्मॉल टी और कैपिटल टी आपके सामने लिखे हुए हैं। कैपिटल लेटर इज ऑलवेज प्रेफर फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से होते हैं, वो कैरेक्टर जो किसी जनरेशन में शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी कि किसी बच्चे की मदर के हेयर्स करली हैं और उसके फादर के हेयर्स स्ट्रेट हैं, करली नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चे हैं उनमें जो हेयर्स हैं वो करली हैं, स्ट्रेट नहीं है, करली हैं। तो इसका मतलब फॉर दैट जनरेशन curly hairs are the dominant character and the straight hairs are the recessive character। मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाने के बाद दिखाई दे रहा है तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, और जो कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है वो रिसेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर यही वाली बात है, कैपिटल लेटर इज ऑलवेज फॉर द डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स एंड स्मॉल लेटर इज ऑलवेज फॉर द रिसेसिव। अभी मैंने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की बात करी थी। तो होमोजाइगस एलील्स वो होते हैं जो कि सेम होते हैं इस तरह से, यानी कि दोनों क्या डोमिनेटिंग है या दोनों रिसेसिव है। तो ये हो गया डोमिनेटिंग, यानी कि ये दोनों सेम टू सेम है, इसीलिए ये होमोजाइगस। इनकी लोकेशन, इनका स्ट्रक्चर जो हमारा डीएनए है उस पर एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पर मैंने कैपिटल टी लिखा, यानी कि यहाँ पर है, यहाँ पर इन दोनों का साइज, शेप, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। तो ऐसे एलील को हम कह देंगे होमोजाइगस। और जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा है, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, वन कम फ्रॉम मदर, वन कम फ्रॉम फादर। अब इनको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। आप देख रहे हैं दोनों अलग हैं, ये दोनों सेम है। तो जो हमारे डोमिनेटिंग कैरेक्टर होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं दोनों कंडीशन में, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन है। यानी कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं they are able to express themselves into both conditions, either heterozygous और homozygous। but recessive characters के साथ, recessive genes के साथ ऐसा नहीं होता है। ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में। ठीक है,
आ गई इतनी बात समझ में? अभी हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा जेनेटिक्स के बारे में. द टर्म जेनेटिक्स वॉज कॉइन्ड बाय द बैटिसन. और जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ वेरिएशंस एंड हेरिडिटी. नेक्स्ट, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द प्रोसेस by which the characters are transferred from parents to their next generation. Variations means विभिन्नताएं, dissimilarities, which are showing or which are count only among the individuals of same species. यानी हम स्पीसीज एक ही लेंगे, अलग स्पीसीज में वेरिएशंस को काउंट नहीं किया जाता. नेक्स्ट है जीन्स और फैक्टर्स. फैक्टर्स और जीन्स आर द सेम थिंग. मेंडल उनको बोलते थे फैक्टर्स, बट इन 19th सेंचुरी जो हमारे विलियम जॉनसन थे उन्होंने फैक्टर्स को जीन्स का नाम दिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. नेक्स्ट हमने बात करी व्हाट इज जीन. सो यूनिट ऑफ हेरिडिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर आर नोन एज जीन्स. और उसके बारे में ये सारी मैंने आपको बात बताई. तो genes are what? The part of DNA who are able to form protein, that is known as gene, and rest of the part which is non-coding sequence of DNA who are not form protein, उसको हम DNA उसको हम जीन नहीं बोलेंगे. इसके बाद हमने बात करी एलील्स क्या होते हैं. अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स आर एलील. अब ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिल सकते हैं. होमोजाइगस का मतलब जब दोनों सेम हो. अगर हम टॉल हाइट की बात करें तो दोनों जो जीन है अगर वो टी है, कैपिटल टी है, तो वो होमोजाइगस होंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो हेट्रोजाइगस होंगे. होमोजाइगस जो एलील होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर सेम इन स्ट्रक्चर, साइज, पोजीशन में सेम होंगे, इसीलिए हम उनको होमोजाइगस बोलेंगे. और हेट्रोजाइगस में उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, क्योंकि एक जीन मदर से है, एक जीन फादर से है, तो उन दोनों में डिसिमिलैरिटी होंगी, उसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे. अब जो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो उस जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं, उनको हम डोमिनेटिंग कैरेक्टर बोलते हैं. और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उसमें रिसेसिव हैं, छिपे हुए हैं, उनको हम रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं. द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन. जीन को आप एलील्स को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इस तरह से भी. दिस इज हेट्रोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस. एंड ऑन द वेयर द जीन्स और एलील्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, दैट इज नोन एज लोकस या लोकाई. यानी कि जहाँ पर हमारे जीन्स या एलील्स क्रोमोसोम पे या डीएनए पे मिलते हैं, उस पोर्शन को हम कहते हैं लोकस या लोकाई. ठीक है. नेक्स्ट इज जीनोटाइप. जीनोटाइप इज व्हाट? जीनोटाइप इज द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स. जैसे ये थे, है ना, जिनकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पता चलता है. जैसे मैंने अभी बात करी थी, हेयर्स कर्ली हैं, स्किन का कलर कैसा है. दैट कैरेक्टर्स आर बिकॉज ऑफ जीन्स, एंड जीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी और इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. That's why we are unable to see them, but because of them जो कैरेक्टर्स विजिबल होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, we can see them. So जीनोटाइप की डेफिनेशन बनी, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप. इसका रेशो लिखते हैं हम, जब आगे हम मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे मेंडल के, तो वहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप आपसे पूछा जाता है, तो ये उसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. फिनोटाइप, एज आई टोल्ड यू, because of the genes which characters are physically or morphologically seen, उनको हम phenotype कहते हैं. जैसे कि हमारी ये जो विजडम बोन होती है, हमारी आईब्रो के ये जो बोन्स हैं, that is also the genetic character, जो कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर होता है. तो यानी कि जो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं फिजिकली, वी कैन सी देम विद अवर नेक्ड आईज, दैट इज नोन एज फिनोटाइप. कि स्किन का कलर कैसा है, हेयर्स का टेक्सचर और कलर कैसा है, हेयर्स कर्ली हैं, स्मूथ हैं, दैट इज जो कैरेक्टर हमको दिख रहे हैं, दैट इज फिनोटाइप. एक और टर्म है हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस. हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस वो कंडीशन होती है व्हेन टू पेरेंट्स हैव
द डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स, यानी कि दोनों पेरेंट्स के अंदर ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर हैं, तो उनके अंदर जो ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म होंगी, जो नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन होगी, दैट इज सुपीरियरिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ओवर देयर पेरेंट्स, यानी कि वो कंडीशन जहाँ पर ऑफस्प्रिंग के कैरेक्टर उनके पेरेंट्स से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, उसको हम हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है हमारे जेनेटिक्स का, और ये होती है हमारे जो जाइगोट है उसकी हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से। सपोज करिए यहाँ पर मदर भी टॉल है और फादर भी टॉल है, तो यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगी उसकी हाइट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेटिंग हैं, सुपीरियर कैरेक्टर हैं। तो वो जो जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है, वो जाइगोट हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से एक डिफरेंट काइंड ऑफ जाइगोट होगा, और उससे जो एक नई जनरेशन की फॉर्मेशन होगी वो अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होगी। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। इसके बारे में भी एग्जांपल देके आगे हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये पूरी टर्मिनोलॉजी है हमारे इस चैप्टर की, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों के बारे में नहीं समझेंगे हम इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस चैप्टर, और इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा।